मैं डॉक्टर मखदूम मोहिउद्दीन MBBS हूँ। उसके बाद में मैंने जो है डिप्लोमा किया है डायबिटीज़ में, और फ़िलहाल मैं जो है बीबी आमिना मिली हॉस्पिटल चंद्रायन गुट्टे में प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक अहम मौजू पर आपसे मैं बात करूँगा, और वो मौजू ये है कि हम होम क्वारंटाइन कैसे करें कोविड-19 वाले पेशेंट को, जो आजकल एक बर्निंग इशू हो गया है। लोग एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने जा रहे हैं, वहाँ पेशेंट को नहीं ले रहे हैं, और अगर कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे जो है 30,000 से लेके 50,000 तक एक दिन के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कोविड-19 पेशेंट खुदा न खास्ता डायग्नोस हुआ है आपके घर में, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप बिल्कुल अपने आप को संभालिए, और जैसे जैसे मैं जो चीज़ें बोलते रहूँगा उस चीज़ के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह घर बैठे ही मरीज़ अच्छा हो जाएगा। शायद एक 10% या 15% लोगों को शायद कहीं एडमिट करने की ज़रूरत पड़े, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 89% से ड्रॉप होके नीचे आ रहा है, तो वैसी सूरत में किसी को जो है ज़रूरत पड़ी तो पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं जिन जिन चीज़ों को अभी आपके सामने करके बता रहा हूँ, आप वो करते चले जाइए। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी इल्तिजा है कि इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखें, गौर से सुनें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब आप ये समझ लीजिए कि किसी को अगर कोरोना हो गया है तो उसको जगह जगह लेके फिरने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसके लिए घर के अंदर एक ऐसा कमरा जो कि रोशन और हवादार हो, उसका इंतज़ाम कर दीजिए। और जहाँ पर अगर अटैच बाथरूम अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर उसके लिए जो कुछ करना है मैं बाद में बताऊंगा। तो अटैच बाथरूम वाला वेल वेंटिलेटेड आपको रूम की ज़रूरत है, तो उसमें हम पेशेंट को लेके जाएंगे। तो सबसे पहले कोई एक मामूली साबुन आपके पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। अगर साबुन के अलावा बहुत सी चीज़ें मार्केट में हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स हैं, और नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स जो लुपिन कंपनी बनाती है, तो ये भी अवेलेबल हैं। शरई अगर किसी को उज़्र अगर है तो ये नॉन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है, जो पेशेंट को जो है फ्रीक्वेंटली हाथ मुंह धोने के लिए आपको बोलना चाहिए। तो वो जितनी मर्तबा अपने आप को साफ़ सुथरा रखे, वो उतना ही उसके लिए और अहले खानवादा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़, सबसे पहले पेशेंट का एक इम्यून सिस्टम को हमको बूस्ट करना है। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को हमको बूस्ट करना है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूँ तो काफ़ी तरकारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के मेवों में अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन दिनों में ज़्यादातर इन विटामिन्स वाली चीज़ों में अगर आपको इन्हें इंस्टेंट प्रिपरेशन अगर मिल जाते हैं तो वो बड़े काबिल क़बूल होते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन सी, जो 500 मिलीग्राम कोई भी कंपनी की विटामिन सी 500 मिलीग्राम रोज़ाना एक टैबलेट, और D3 रोज़ाना एक टैबलेट। अगर वो 2000 IU की अगर हो, नहीं तो 60,000 की अगर आपके पास अगर है तो वीकली वंस काफ़ी हो जाएगी। ये मल्टीविटामिन A to Z या जिंकोविट, कई ऐसे मल्टीविटामिन हैं जिसमें जिंक की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, जिंक की मकदार, क्योंकि जिंक अंदर जाने के बाद में जो सेलुलर जिंक है वो उसको बढ़ा देती है, उसके लेवल को बढ़ा देती है, और ये जिंक कोरोना वायरस को जो है ख़त्म करने में मदद देती है। तीसरी चीज़ ये है कि एज़िथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम टैबलेट, ये 3 वाले पत्ते में अवेलेबल होती है, तो रोज़ाना 3 दिन तक। और उसके बाद में अगर पेशेंट को बुखार है तो फिर उस सिलसिले में अगर आप डोलो 650 या कॉलपॉल टैबलेट जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके डॉक्टर से अगर आपका रब्त है, आपके फैमिली
फिजिशियन से अगर आपका रब्त है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिजीम यानी जो वायरस को ख़त्म करने में मदद देती है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जिसमें यूजुअली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता है, जो 400 मिलीग्राम पहले दिन सुबह शाम देते हैं, उसके बाद 200 मिलीग्राम सुबह शाम कर देते हैं। ये चीज़ें डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बाज़ एंटीवायरल ड्रग भी इस वक्त मार्केट में आए हैं, वो भी आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, उनकी सलाह और मशवरे से उनका इस्तेमाल करें। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट को हॉट जो आप सूप हैं, सूप की शक्ल में, डिकॉक्शन की शक्ल में और दूसरी शक्ल में फ्लूइड्स की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा दें। ठंडे पानी का इस्तेमाल और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि नहीं करें तो वो अच्छा है। अब नाउ हम तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। पेशेंट को जो है अब नाक में पानी और गले में पानी, गले को कैसे साफ़ रखना चाहिए, उसके लिए तरकीब बड़ी आसान है। घर में पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर एक आधा चमचा या पाव चमचा, आधा चमचा आप इसको घोल दें। ये इसका महलूल तैयार हो गया। और उसके बाद आपके पास सोडा बाइकार्ब होता ही है। सोडा बाइकार्ब हर घर में होता है, अगर नहीं होता है तो बाज़ार से ला लीजिए। ये सोडा बाइकार्ब है। ये सोडा बाइकार्ब की थोड़ी सी मकदार यानी पाव चमचा आप सोडा बाइकार्ब इसके अंदर ऐड कर दें। ये ऐड हो गया सोडा बाइकार्ब। और बीटाडीन भी अक्सर औक़ात हर घर में मौजूद होती है बीटाडीन। ये बीटाडीन छोटे छोटे शीशों में भी अवेलेबल है, ये उसका बड़ा पैक है। तो इसके आप कुछ ड्रॉप्स, 4-5 ड्रॉप्स इसके अंदर आप बीटाडीन के आप इसके अंदर डाल दें। ये डाल दिया मैं। तो इसमें जो है इतने ही होने चाहिए जिससे इस पानी का कलर थोड़ा सा बदल जाए। पानी का कलर बदलने तक इसको देखिए। अब ये पानी का कलर बिल्कुल बदल चुका है। शायद मैं एक 6-7 ड्रॉप्स इसके अंदर मैं डाला हूँ, तो ये अब पानी का कलर आपका काफ़ी बदल गया। तो ये पानी आप ऐसे आपको लगेगा। इसको जो है गरारा करने के लिए इस्तेमाल करें, नाक साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर चाहें तो 1-2 ड्रॉप्स ड्रॉपर के साथ में, ये नॉस्ट्रिल में 2 ड्रॉप्स और दूसरे नॉस्ट्रिल में 2 ड्रॉप्स आप उसको डाल दें। तो इससे जो वायरल लोड है आपकी नाक में और आपके हल्क में, तो वो कम से कम हो जाएगा। और वहाँ पर वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वायरल जाते ही इसी रास्ते से हैं। वायरल जाते हैं नाक से, मुंह से और आँख से। तो ये उनके अंदर जाने का जो है रास्ता है। उस अंदर जाने का रास्ते को हम इस चीज़ से, घरेलू चीज़ से वो कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मल सलाइन की बोतल जो है अवेलेबल रहती है बाज़ार में। ये बनी बनाई हुई इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें बीटाडीन के 4-5 ड्रॉप्स और फिर जो सोडा बाइकार्ब के एक चुटकी भर आप उसके अंदर डाल दें। तो ये जो है रिंस करने में, माउथ और गला और जो है नाक के एरिया को जो है रिंस करने में बड़ी सहूलत हो जाती है। तो ये चीज़ है। अब मास्क 2-3 तरीक़े के मास्क इस वक्त अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। एक तो जो है जो आम तौर पे आप सभी के पास होता है ये मास्क, लेकिन ये मास्क बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अगर ऐसे मास्क अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो कम से कम 2 या 3 उसके ऊपर और चढ़ा लें, तो ये प्रोटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ एक में जो है प्रोटेक्ट करने की उतनी सलाहियत नहीं होती। लेकिन N95 ये जो रिकमेंडेड ये जो होते हैं, ये अलबत्ता पूरी तरीक़े से वायरसेस को रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं, अगर ले सके तो बहुत बेहतर है। मार्केट में अवेलेबल हैं ये, अभी तो सस्ते हो गए हैं, पहले महंगे थे। तो इनका इस्तेमाल आप जो है करें। और उसके बाद में एक चीज़ आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। ये इस शक्ल में 1000-1200 रुपये में अवेलेबल है ये पल्स ऑक्सीमीटर। तो इसमें उंगली ऐसे रख देने से आपका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे लिख के जो है आ जाता है। तो
वो अगर 90 के करीब आने लगे तो फिर समझ जाओ कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अगर 90 तक पहुंचने नहीं देना चाहिए आपको, तो क्या करना चाहिए मैं आपको उसको तफसीलात बताता हूं। हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो हमारे जो फेफड़े हैं, वो फेफड़े एक स्पॉन्ज की तरह हैं। तो ये आप वो छोटे हो जाते हैं और इसको रिलीज़ करेंगे तो ये फैल के बड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से ये ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमको जो है ऑक्सीजन पूरी की पूरी पहले निकाल देना पड़ता है एक्सरसाइजेज़ में, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आप अपने लंग्स की हवा खाली करें, उसके बाद उस हवा को आप इस तरीके से भरें। तो उसकी चंद एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे आपके घर में अगर पानी अगर है तो गिलास में पानी ले लीजिए, एक कोई भी स्ट्रॉ आप ले लीजिए। लेने के बाद में इसमें डाल दीजिए स्ट्रॉ डालने के बाद में आप एक भरपूर आप अंदर आप जितना खींच सकते हैं सांस को खींचिए, जैसे मैं अभी खींच रहा हूँ। उसके बाद में जब खींचने के बाद में मैं अपनी सांस को इसमें ख़ारिज करूँगा। ये पानी महज इसलिए है कि आपको दिखेगा तो आपको आसानी होगी कि मैं कितनी ऑक्सीजन हमारे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में से बाहर निकल रही है। अब ये देखिए, ये देखिए मैं कुछ देर अपनी सांस और रोके रखा, उसके बाद में मैं गहरी सांस ले रहा हूँ मैं। तो इसको आप कम से कम 10-15 मरतबा कीजिए ताकि आपके फेफड़े अंदर की जो एसिनाई है वो पूरी की पूरी तरीके से खुल सकें। और ये एक एक्सरसाइज है। दूसरी और सस्ती एक्सरसाइज, अगर आपके पास कोई बलून अगर है तो इसको 3 इसको जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ये पहली मर्तबा मैं इतनी हवा मैं इसके अंदर भरा, अब मैं दूसरी मर्तबा इसके अंदर हवा भरूँगा। दूसरी मर्तबा मैं इतना भर सका, अब तीसरी मर्तबा ये मैं इतनी हवा इसके अंदर भर सका। तो ये हवा भरने में और हवा को जो है रोकने में आपकी ऐसी कर्व होना चाहिए। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये मैं अपनी हवा को रोक लिया हूँ। अभी ये मैं अपनी हवा को जो है मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसका नाम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ये चीज़ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बलून, ये चीज़, ये दोनों अहम है। अब आप देखेंगे कि अगर पेशेंट अगर यही एक्सरसाइज, ये पेशेंट है, यही एक्सरसाइज अगर ये लेट जाने के बाद में अगर ये एक्सरसाइज करे तो ये इसके लंग्स में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि लंग्स का बहुत ज़्यादा जो है हजम जो होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो बैक साइड पे होता है। यूजुअली फ्रंट से ज़्यादा ये बैक साइड में फूलने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसको जो है औंधा लेटे हुए अगर ये एक्सरसाइज अगर करें तो और भी जो है बेहतर है। दूसरी चीज़ों में जो पेशेंट को जो है उसका मद्देनज़र रखना चाहिए, किसी से बात अगर करे तो अपने मुंह को जो है N95 मास्क से जो है ढांक के बात करे, और वो अननेसेसरी किसी चीज़ों को छुए नहीं। अगर जो भी छूने में आती है उसको सैनिटाइज़र से अगर उसको साफ़ अगर रखेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जैसे मैंने बताया, अगर इसके हिसाब से 98% के नीचे अगर गिरने की तवक्को अगर है तो फ़ौरन आप अपने जब डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। और हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल जो है आपको घर बैठे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है।
तो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले होते हैं, वो ऑक्सीजन आपको ला के देंगे, मास्क के साथ में ला के देंगे, वो आपको तरीक़ा बताएंगे कि कैसा है। अब उसके बाद में आप देखते रहिए, अगर जो है आपकी तबीयत खांसी और बढ़ जाए, दम चढ़ना और बढ़ जाए, ऑक्सीजन लेवल और ड्रॉप हो जाए, तो ये जो परसेंटेज है बिल्कुल 7%, 10% और 7% के दरमियान में ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। उमूमन इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मेरे छोटे भाई डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, अभी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनको भी कोरोना हो गया है, तो घर में वो इन्हीं चीज़ों का अमल करते हुए अपने क्वार्टर में हैं। तो ये अभी हॉस्पिटलाइज नहीं है वो, और दिन ब दिन वो इम्प्रूव हो रहे हैं मेरे छोटे भाई। तो इस सिलसिले में मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं। मेरी भाभी भी और मेरे भाई दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरी भाभी और मेरे भाई अहमद मोहिउद्दीन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, और सऊदी अरब के मिलिट्री हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है। तब भी वो लोग उनको जो है एडमिट नहीं करे, बल्कि होम क्वारंटाइन एडवाइस करे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों में उनमें काफ़ी सुधार आया है। बुखार उनका बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और बराबर मेरे से वो रब्त ज़ब्त में है, और अपने वहाँ के फिजिशियंस के रब्त ज़ब्त में है, और अच्छा सा इम्प्रूवमेंट है। तो इसलिए हमारे को कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसे वायरसेस आते ही रहते हैं। हज़ारों किस्म के वायरसेस आ चुके हैं, और हज़ारों किस्म के वायरसेस आने वाले भी हैं। तो इसमें घबराहट और परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस बीमारी को आप डिफीट दे सकेंगे। अब देखिए, उमूमन सोसाइटी में 2 किस्म के पेशेंट होते हैं, एक तो बिल्कुल तंदुरुस्त, और दूसरे जो है कुछ ना कुछ बीमारियों का शिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ जो कि बहुत आम है, ब्लड प्रेशर जो कि बहुत आम है, दिल की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, क्योंकि अक्सर लोग तंबाकू और मुख्तलिफ़ शक्ल में यूज़ करते हैं, सिगरेट की शक्ल में यूज़ करते हैं, चुट्टे की शक्ल में यूज़ करते हैं, दूसरे और तो ये जो वल्नरेबल ग्रुप होता है ये, तो इसको बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस है। यानी पहले से ही जिस्म को काफ़ी कुछ यानी आप सज़ा दे चुके हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से या मुख्तलिफ़ बीमारियों से, आपके करने से या नहीं करने से भी बहुत चीज़ें आ गई हैं। तो इनको बोलते हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशंस, और इन कंडीशंस के लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले वो घर से बाहर नहीं निकलें अननेसेसरी, अगर बहुत ज़रूरी हो तो पूरे प्रिकॉशन के साथ में निकलें। और जैसे एक आम बात चल रही है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, तो मैं उसका नाम बदलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय अगर ये नाम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, जिस्मानी दूरी अगर रखा जाए तो शायद लोग समझ सकें। समाजी दूरी का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल भी हमारे हैदराबाद में देखने में नहीं आ रहा है। जी जी। ये समाजी दूरी वो एक गैर अहम, यानी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका इम्पैक्ट प्रॉपरली आ जाए। तो मैं उसको जो है एक नया नाम देना चाह रहा हूँ, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, जिस्मानी दूरी। आपकी जिस्मानी दूरी एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ कम से कम 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर हो तो और भी अच्छा है। तो उसके अलावा आपको जो है N95 मास्क लगा के आपको बाहर जाना है, और एक सैनिटाइज़र की छोटी सी बॉटल आपके हमेशा आपकी जेब में रहने वाली अगर रहे तो वो बेहतर है। क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशन में होता ये है कि आप कभी भी कहीं भी आप बैठते हैं, किसी चीज़ को जो है हाथ लग जाता है, अगर शीशी जेब में अगर रही तो उसको आप फौरी सैनिटाइज़ कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो वंस अगेन मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो कि गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं, जो जिगर की बीमारी का शिकार हैं, जिसको डायबिटीज़ है यानी शुगर जिसको है, और जिसको ब्लड प्रेशर है, और जिसको खांसी है, दम्मा है, और लंग्स की मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें हैं, ये सारे के सारा वल्नरेबल ग्रुप है। ये ग्रुप को तो बहुत ख़ास अपना ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत के ऊपर, और अननेसेसरी बाहर न निकलें। हम हैदराबादी बहुत ही जो है इस चीज़ को लाइट लिए हैं, और आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हर चीज़ को इतना लाइट लिए कि उसके ऊपर जोक्स बनाना शुरू कर दिए, उसके ऊपर
मुख्तलिफ़ चीज़ें, अरे हटो यार, हमको ये सब नहीं होने वाला। और तो ये जो एटीट्यूड है, जो मेंटल एटीट्यूड है, हमको मार के रखा है। तो और उसकी सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं कि कौन ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, कौन कम मुतासिर हुए हैं, वो सब आपके सामने हैं। तो जहालत छोड़ें, हम अपनी फ़िक्र को साइंटिफिक फ़िक्र अगर बना लें तो इन सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत हो सकती है। हमारी फ़िक्र को अगर आप बेहुदा फ़िक्र बना लें तो आप अपने आप को बीमारी के अंदर डाल रहे हैं, मौत के क़रीब जा रहे हैं, जिसका जो है ख़मियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। इस पीरियड में, कोरोना की इस पीरियड में हमको जो है फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल्स इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो इन दवाओं में मौजूद हैं। तो ऐसे सिट्रस फ्रूट जैसे लीमू है, उसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और धूप में आप सुबह अपने आप को जो है 1 घंटे तक अपने आप को सुबह की धूप में आपको रखें तो आपको विटामिन D3 खुद ब खुद आपको मिल जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स खाने से आपको मल्टीविटामिन पूरे के पूरे आपको मिल जाते हैं। लीमू का इस्तेमाल से ख़ास तौर पे विटामिन C मिल जाता है, जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत ये को जो है बढ़ाता है और आपको मज़बूत और स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का भी अगर आप इस्तेमाल रखें, एक जैसे 4 बादाम है, एक 4 पिस्ता है, या फिर कोई मामूली इन्हें जैसे सूरजमुखी के बीज हैं, वैसे अगर आप ले लें मुख्तलिफ़ किस्म के बीज इस वक्त सुपर मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो उनका एक मिक्सचर तैयार करके आप अगर सुबह में सीरियल के तौर पे अगर आप इसको लें तो मेरी नज़र में काफ़ी मुनासिब रहेगा। जो लोग इन कोरमॉर्बिड कंडीशंस में आते हैं, जैसे किसी को गुर्दे का मर्ज़ लाहक है, तो वो अपने सीरम क्रिएटिनिन को बिल्कुल बहुत हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश करें, और अपने जो डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे फ्रीक्वेंटली आप रब्त ज़ब्त बनाए रखें। किसी को अगर हार्ट का कोई ट्रबल है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्त ज़ब्त रखें, और अपनी ग़िज़ा में जो उनकी एडवाइजेस हैं, जैसे कम चिकनाई वाली ग़िज़ा है और एक्सरसाइज़ है और दूसरी ऐसी चीज़ें जो वो आपको बताए हैं, उन पर जो है कारबंद रहिए और उनको पाबंदी से उन चीज़ों को करते रहिए। जिनको दिल का आरिज़े के अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए जिगर की भी अगर कोई आरिज़ा में मुब्तला हैं, तो अपने कंसर्न डॉक्टर्स को पूछिए कि मैं इस सिलसिले में कौन सी और अच्छी ग़िज़ाएँ मैं ले सकता हूँ। तो इस लिहाज से अगर ब्लड प्रेशर है आप, तो नमक का बिल्कुल कम से कम आप इस्तेमाल करें। हम नमक ऊपर से जो कुक डाल देता है, जो ग़िज़ा बन के भी आती है, तो हम उस पर क़िनात नहीं करते, बल्कि अपने टेस्ट को बढ़ाने की खातिर उसके अंदर सॉल्ट को अपने हाथ से बुरबुरा लेते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, जो आपको अंदर से खोखला कर देंगी। ये ब्लड प्रेशर की फिर यानी सिम्टम्स, तो ब्लड प्रेशर ख़ुद ब खुद बढ़ना शुरू होगा, तो फिर उसके लिए फिर आपको और हायर डोज देना पड़ेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। तो इससे आप बचें। जो लोग शुगर में मुब्तला हैं, वो कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसे मिलेट्स हैं वो, और अपने डॉक्टर से बराबर रब्त ज़ब्त में रहें। और शुगर जिसमें ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, वो कम से लें। कम से कम जो ओरल जो मेडिसिन्स हैं उनको बराबर आप जारी रखें, और एक ग्लूकोमीटर आप ले लें ताकि आप अपनी वक्तन फ़ौक्तन अपनी शुगर को चेक कर सकें और देख सकें कि खाने से पहले और खाने के बाद आपकी कितनी शुगर है। अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो बराबर वो इंसुलिन पे रहे, और कोई दूसरी और चीज़ें जैसा रेगुलर एक्सरसाइज है वगैरह उसको जारी रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये कोरोना वायरस के पीरियड के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का ख्याल हमारे को जो है रखना चाहिए। तो इससे जो है सेहत अच्छी बनी हुई रहेंगी। और अपनी ग़िज़ाओं में ये तमाम जो मरीज़ हैं, जो इस ज़िम्रे में आते हैं, जिनकी अंडरलाइंग जो ऑलरेडी कोई डिज़ीज़ मौजूद है, तो वो मल्टीविटामिन और ख़ास तौर पे विटामिन C, विटामिन जिंक और विटामिन D3 पर ख़ास ध्यान दें। और उसके बाद अपने जो भी मरीज़
जो भी फिजिशंस हैं, फैमिली फिजिशंस हैं, उनसे रब्त ज़ब्त रखिए और उनकी रहनुमाई में आप चलते रहिए। तो इस सिलसिले में माशाल्लाह माशाल्लाह कई ऐसे डॉक्टर्स हैं और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर आप ज़रूरत है तो मेरे से इस सिलसिले में रब्त पैदा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से इन्हें दवाखाने से रब्त, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से रब्त पैदा रखिए और पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं। अगर कोरोना हो गया तो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में क्वारंटाइन करते हुए मेरी बताई हुई सारी चीज़ों पे आप अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह आप 10 दिन में आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।